Hello students, this is the video number 18 of current electricity। बेटा इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 3.19 है उसको हम लोग देखेंगे और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आएगा। और जो भी स्टोरी लिखी हुई है एनसीईआरटी में जो आप रीड नहीं कर पाते हो वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका फैक्ट है ना एनसीईआरटी में जो थियरी है उसमें जो फैक्ट पॉइंट आउट किए गए हैं उनको यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है ना। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जो पहला आपका है क्या कि चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है ना। तो आपको इसमें से करेक्ट सेलेक्ट करना है। alloys ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव ग्रेटर और लेस रेसिस्टिविटी दैन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे पास अलॉयज़ होते हैं तो अलॉयज़ जो होते हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो सिंगल मेटल से ज़्यादा होती है या कम होती है। इसको आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लेना है, ग्रेटर होगी या लेस होगी। तो हम पहले अलॉयज़ के बारे में समझ लेंगे और सिंगल मेटल के बारे में दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे दोनों में से किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा किसकी कम है। तो मेटल्स का जो फंडा है बेटा जी कि मेटल्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप समझ रहे हो। जो अलॉयज़ होते हैं वो क्या है, अलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स। ये जो है कि टू आर मोर मेटल्स को मिक्स करके जो है अलॉयज़ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे पास सिंगल मेटल था तो सिंगल मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे, तो सिंगल मेटल में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कोलाइड करते हैं, उसी मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होता रहता है, तो वहाँ पर भी रेसिस्टिविटी आती है, ठीक है ना। मेटल के केस में जब हम अलॉयज़ की बात करते हैं, अलॉय की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है कि आप टू आर मोर मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। तो जो एक मेटल्स, एक मान लो आपने दो मेटल मिक्स किया, तो दो मेटल जब आप मिक्स करोगे उसके अलग अलग एटम होंगे, मिक्स तो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक मेटल से निकल करके दूसरे मेटल को जाएंगे तो जब ट्रांसफ़र होते हैं एक मेटल से दूसरे मेटल में तो उनको मोर अपोजिशन फील होता है, ठीक है ना। इसका मतलब रेसिस्टिविटी बढ़ने वाली है। मोर अपोजिशन इनफ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ अलॉयज़। जो आपके अलॉयज़ हैं उस केस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अलॉयज़ के अंदर उनको अधिक अपोजिशन फील होगा इन कंपेयर टू सिंगल मेटल, तो उनकी रेसिस्टिविटी ग्रेटर होगी। तो पहले बात आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, आंसर आपका सही है कि जो अलॉयज़ होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी जो है ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू सिंगल मेटल। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन भी कर दें। आपका सिंगल मेटल है, इस सिंगल मेटल में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, जिगजैग मोशन में अपना ये मूव करेंगे, तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो लो होगी क्योंकि इनमें कोलिजन उतना फास्ट नहीं होने वाला है इन कंपेयर टू अलॉयज़। हम अलॉयज़ की बात करते हैं। अगर अलॉय हमारे पास है ए और बी, मान लो आपने कहा मान लो ये हमारा ए मेटल है और ये हमारा बी मेटल है, ठीक है ना। ऐसे ए बी हमने दिखा दिया है। अब मान लो बेटा जी कि सपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जब मान लो ए मेटल से निकल करके अगर वो बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पूरा का पूरा अलॉय है ना आपका, ये ए और प्लस बी का मिक्सचर आपका है। इसमें देखो ए एन प्लस बी मेटल्स, ए मेटल और बी मेटल को मिक्स कर दिया गया। मान लो ए मेटल का एटम ये है, ये एटम ए है, ये एटम बी है ना। दोनों मेटल के अलग अलग एटम है, साथ में मिक्स हुए हैं। अब ए एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के जब बी एटम में जाएगा तो उसको मोर अपोजिशन फील होगा क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम को जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से ये निकल के मान लो इसमें गया, ये मान लो निकल के इसमें गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे इसके अंदर तो उनको अपोजिशन ज़्यादा फील होगा। इलेक्ट्रॉन्स फील मोर वन मेटल्स टू अनदर मेटल इन अलॉय, अपोजिशन इज मोर कंपेयर टू सिंगल मेटल, देयरफॉर रेसिस्टिविटी क्या होगी, ग्रेटर होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो ये इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो अलॉय होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेटल। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी क्या, बी पार्ट क्या कहता है कि अलॉय यूजुअली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। ये भी फैक्ट पर बेस्ड है कि जो हमारे अलॉय होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता अल्फ़ा, अल्फ़ा के बारे में आप जानते हो। तो मेटल, सिंगल मेटल और अलॉय अगर दोनों को हम साथ में रखते हैं तो किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया
तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस हो जाएगा चेंज। ठीक है बेटा जी। तो अब इसको देख लेते हैं कि जो आपके अलॉयज़ हैं और जो आपके प्योर मेटल्स हैं, इनमें किसका टेम्परेचर, किसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका। यहाँ पर लोअर और हायर में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है बेटा जी। तो हमने क्या है कि अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लो कोई मेटल आपके पास है, तो मेटल के पास क्या होगा, पॉजिटिव अल्फ़ा होता है, पता आपको है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके पास नेगेटिव अल्फ़ा होता है, वो भी मेटल ही होते हैं, क्योंकि अल्फ़ा तो जैसे आपका सेमीकंडक्टर है, ये भी मेटल ही है, ऐसी बात नहीं है, बट ये इसका जो अल्फ़ा क्या है, नेगेटिव है। तो आपने कहा कि मेटल, अब ये मत कह देना कि जब भी मेटल का नाम ले आप सेमी कंडक्टर को बोलोगे कि ये जो है आपका कंडक्टर नहीं है, ये प्योर मेटल नहीं है, ये सेमी कंडक्टर है ना, लेकिन मेटल की कैटेगरी में ही आता है। तो मेटल का पॉजिटिव अल्फ़ा हो गया, आपने लिया सेमी कंडक्टर, इसका नेगेटिव अल्फ़ा हो गया। सम मेटल हैव अल्फ़ा ग्रेटर, कुछ मेटल्स के अल्फ़ा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कुछ मेटल्स के अल्फ़ा कम होते हैं। ठीक है बेटा जी। ये जो है, अच्छा, इनको हम जब मिक्स करेंगे, क्योंकि सेमी कंडक्टर है, कंडक्टर है, मेटल्स जो भी आपके पास है, इनको मिक्स करने के बाद आपको एलॉयज मिलेंगे। तो अगर आपको एलॉयज मिलते हैं इनको मिक्स करने के बाद, तो क्या होता है कि जब इनको मिक्स करते हैं, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा है, इसका भी कुछ और होगा, इसका, तो आप जब इनको मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जो एलॉय आपको मिलता है ना, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है बेटा जी, वो लेस होता है, याद रखना। एलॉयज का टेम्परेचर कोफिशिएंट लेस होगा इन कंपेयर टू मेटल। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ओवरऑल, इन कॉम्बिनेशन अलॉयज ओवरऑल वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ सिंगल मेटल्स। ये फैक्ट है, इसको आपको समझना होगा, इसको आपको याद रखना होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि आपके पास अलॉयज है, उसका अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा अलॉयज लिखा हमने। ये सिंगल मेटल है तो इसका क्या लिखा हमने, अल्फ़ा मेटल लिखा हमने। तो किसका अल्फ़ा कम होगा, एलॉयज का अल्फ़ा कम होगा और मेटल का अल्फ़ा ज़्यादा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। और जब हमने कंपेयर किया किससे, रेसिस्टिविटी से, तो वहाँ भी आपने देख लिया कि जो मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है और एलॉयज की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इस बात को, इस सेंस को आप लोग समझना। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट। मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा तुम्हारा, एलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर, इसमें तो लोअर होगा ना बेटा, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है लोअर होता है। अब सी में क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें से आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट होगा या इंक्रीज रैपिडली होगा। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं, जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन का जो रेसिस्टेंस होता है ना बेटा जी, मैग्नीन का जो रेसिस्टेंस होता है या रेसिस्टिविटी होती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपको लिखोगे इंडिपेंडेंट। ये मैं तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ थियोरी, ड्यूरिंग द जब थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे हम। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि मैग्नीन के केस में क्या होगा कि अल्फ़ा आपका पॉजिटिव होता है बट वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए रेसिस्टिविटी जो है चेंजेस नेग्लिजिबल विद द टेम्परेचर। मतलब इंडिपेंडेंट आए, क्या आएगा आपका, इंडिपेंडेंट। आप लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया इंडिपेंडेंट, आपने पॉइंट आउट कर लिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि ये तो आपको बिल्कुल पता था कि आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। मैग्नीन का जो रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, डी पॉइंट क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ द टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाई अ फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 और 10⁻23। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये भी फैक्ट है। एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे तो वहाँ आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर पॉइंट आउट करके आपको पता है कि इंसुलेटर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेटल या कंडक्टर। ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्डर निकाला गया है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻2 ऑर्डर का आया है कि रेसिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज 10⁻22 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कंडक्टर और मेटल्स। ठीक है बेटा जी, जिसको मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर दिया है कि रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर बहुत ज़्यादा होती है किससे, मोर देन दैट ऑफ कंडक्टर और मेटल्स, ऑर्डर ऑफ 10⁻22 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स। ये एनसीईआरटी की बुक में ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको डिस्कस करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको समझना जरूरी था। और एनसीईआरटी की पूरी थियरी न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम ट्राई भी कर रहे हैं आपको समझाने की। सारे फैक्ट को आप लोग पॉइंट टू पॉइंट करना, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3.0 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिवन एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है जी, सबका कितना रेजिस्टेंस आर है। हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा, आपको पता है कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे तो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जब होने वाले हैं पैरेलल में तो मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है। ये तो आपको पता है, मैं निकाल भी दूंगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंसेस। जो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस उनका रेशियो क्या, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसी को पॉइंट आउट करते हैं। पहला तो आपको पता है कि क्या होगा, तो आपने कहा कि सर इस केस में हम तो इस तरीके से चलेंगे कि आपने कहा कि मान लो कि हमारे पास क्या है कि पहला हमने लिया कि फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी कनेक्ट ऑल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ये तो पता आपको है, सबको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, टर्मिनल हमने वाई लिया, यहाँ पर एक्स लिया, फिर रेजिस्टेंसेस हमने क्या किया, देखो सीरीज में लगाना शुरू किया और अप टू तक कहाँ गए हम, एन तक चले गए, ठीक है ना। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्ट इफेक्टिव आएगा, ये सबसे ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आने वाला है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, तो आर मैक्स क्या होगा बेटा जी, आर प्लस आर प्लस आर प्लस इक्वल टू क्या होगा, एन टाइम तक करेंगे तो एन आर के बराबर आएगा। ये आ गया आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ये कॉम्बिनेशन आपने दिखा दिया, मैक्सिमम के लिए आ गया। और जब आप मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है तो उस सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को आप क्या करोगे, पैरेलल में कंबाइन कर दोगे बेटा जी, तो आपका मिनिमम आ जाएगा। पता आपको है कि इफेक्टिव हो जाता है कम। तो आपने कहा कि फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस वी कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो व्हाट हैपन हियर, तो हमने क्या किया, इस आर को हमने क्या किया, इनको पैरेलल आपस में, ये एक्स एंड वाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ये आपका वाई है, ठीक है बेटा जी। और इसको हमने आर तक कर दिया कनेक्ट, आर प्लस आर अप टू कहाँ तक, एन आर तक जाएंगे, हम कंबाइन करेंगे पैरेलल में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। तो मैंने यहाँ रख लिया 1/r इक्विवेलेंट या 1/r मिनिमम, क्योंकि मिनिमम जो इक्विवेलेंट मिलने वाला वो r मिनिमम मिलने वाला है, इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू n तक जाएंगे हम। तो कंबाइन करेंगे 1 + 1 n/r आ जाएगा। जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, n/r आएगा। तो हमें निकालना है r इक्विवेलेंट, मैंने मिनिमम निकालना है तो हमें रिवर्स रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा आपका, r मिनिमम इक्वल टू r/n आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई आपको, मिनिमम वैल्यू मिल गई आपको। पता आपको है कब मैक्सिमम मिलेगा कब मिनिमम मिलेगा, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग हैं। तो दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं बेटा जी। देखो रेशियो क्या होगा, r मैक्स अपॉन आर मिनिमम। तो आर मैक्स कितना आया हुआ बेटा जी, आर मैक्स एन आर आया हुआ है, और आर अपॉन एन क्या होगा, आर मिनिमम। आर से आर कटेगा आपका, सॉरी आर से आर यहाँ कट जाएगा, यह आ जाएगा n²। तो आपका रिजल्ट आ गया कि आपने कहा कि रेशियो कितना निकल के आया, n² के बराबर आ गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमने उनका रेशियो फाइंड आउट कर दिया, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, बी वाले पॉइंट पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा जी। ये आपका बी पार्ट क्या है, गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ये आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं। हाउ विल बी कंबाइन, इनको हम किस तरीके से कंबाइन करें देम कि टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3, 11/5, 6 ओम, है ना, 6/11 ओम। इतने कॉम्बिनेशन हमें निकालने हैं, मतलब जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमें इतना फाइंड आउट करना है। इसको किस तरीके से कंबाइन करें, अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन होगा और हर कॉम्बिनेशन में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन बनाना आपको आना चाहिए, कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात हमने क्या किया, सबसे पहला बी पार्ट में हमने क्या किया, हमारे को जो दिया गया, हमको क्या दिया गया है, 1 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, 3 ओम रेजिस्टेंस दिया गया और 1 ओम दिया गया है, 2 ओम दिया गया और 3 ओम रेजिस्टेंस से हमको दिए गए हैं।
और हम फार्मूला जानते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंड, अगर दो रेजिस्टेंसेज आपस में हैं, अगर दो को आप कंबाइन कर रहे हैं, दो को अगर है सिर्फ दो को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो क्या आता है, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट R1 प्लस R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंसेज को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा दो के लिए। ठीक है बेटा जी। अब आपको यहाँ से चेक करना है कि अब आपको जो चाहिए, पहला आपको 11/3 चाहिए कि इन तीनों को हम किस तरीके से आपस में कंबाइन करें सीरीज में, पैरेलल में, कि जो आपका नेट रिजल्ट है वो 11/3 आए। तो इसके लिए आपको सोचना होगा कैसे। देखो अगर देखो 3 अगर 11/3 है, डिवाइड किया आपने तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। डिवाइड किया ना 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बेटा जी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया, अगर इन तीनों को आपने सीरीज में जोड़ दिया तो जो नेट इफेक्टिव आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, मतलब कभी भी इसके बराबर नहीं आने वाला है। और अगर आपने तीनों को जोड़ दिया पैरेलल में, अगर जो कनेक्शन तीनों का कर दिया आपने किसमें, पैरेलल में, तो जो नेट इफेक्टिव आने वाला है वो 1 से कम आएगा। आपको पता है कि अगर 3 रेजिस्टेंसेज आपस में पैरेलल में कंबाइन है तो उन रेजिस्टेंसेज में सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा आएगा नेट इफेक्टिव। ठीक है बेटा जी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग ओम का रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो नहीं इसको आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, न तो इसको आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब कोई दो सीरीज में, कोई दो पैरेलल में, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहली बात फोकस करो, 11/3 है। आपको पता है कि R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 है। तो R1 प्लस R2 कितना है, जो आपका अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हो तो उसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा उसको देख लेते हैं। R1 प्लस R2 आने वाला है। तो बताइए इन दोनों में से किसको कंबाइन करें कि जो 3 के बराबर आए। तो आप कहोगे सर 1 और 2 को अगर हमने क्या किया, 1 और 2 को हमने पैरेलल में कंबाइन किया तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 के बराबर है, क्योंकि 2 + 1 हो जाएगा। तो एक लॉजिक हमको यहाँ से मिली, एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से मिला। इसको देख के हम बता सकते हैं कि 2 और 1 को हम क्या करेंगे, 2 और 1 को हम कनेक्ट कर लेंगे पैरेलल में, और साथ में 3 को कर देंगे, 3 को कर देंगे किसमें कर देंगे, सीरीज में। क्योंकि 2 और 1 को आप कनेक्ट करोगे पैरेलल में तो जो नेट इफेक्टिव आएगा वो 1 से कम आएगा। ठीक है ना। और 3 को साथ में कर दोगे सीरीज में तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नेट इफेक्टिव है वो तो 3 से कम आने वाला है। सॉरी, 1 और 2 का आपस में जो कॉम्बिनेशन करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 1 से कम आने वाला है, और 3 के साथ कर दोगे सीरीज में 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यहाँ भी वही चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हो। साथ में ये भी देखोगे कि जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का जो डिनोमिनेटर क्या है, रिजल्ट का जो डिनोमिनेटर वो 3 है। तो किन दो को आपस में पैरेलल में कंबाइन करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 3 आए। तो आप कहोगे सिर्फ 1 और 2 को करते ही देखो रिजल्ट आ जाएगा। आपने कहा कि हमने एक्स टर्म लिया, हमने 1 और 2 को क्या कर दिया, आपस में पैरेलल कंबाइन कर दिया और 3 को आपस में सीरीज कर दिया। देखो ठीक है ना। देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा। आप 1 और 2 को अगर आपने पैरेलल में कंबाइन किया तो देखो यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो 1 × 2/1 + 2, और साथ में सीरीज में अगर आ जाएगा तो आ जाएगा +3। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी, 2/3 + 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, ये आ जाएगा 11/3। आपका रिजल्ट आ गया। तो मतलब आप जो है ना रिजल्ट जो आपको फाइंड आउट करना, जो नेट आपको निकालना है उसका आप देख लिया करो कि डिनोमिनेटर कितना है। 3 है तो किन दो को हम साथ में लें कि नीचे का जो डिनोमिनेटर आपका है वो 3 आएगा। तो इससे अब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहले चेक किया करो क्या अगर हम तीनों को सीरीज में कंबाइन कर दें तब रिजल्ट आ सकता है, नहीं आया। क्या हम तीनों को आपस में पैरेलल में कंबाइन कर दें, क्या रिजल्ट आ सकता है, नहीं आया। फिर आप देखो कि कौन दो पेयर कौन से बनेंगे पैरेलल में, कौन से बनेंगे सीरीज में, फिर आप आगे बढ़ोगे। जैसे मान लो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको निकालना है, इन तीनों को कंबाइन करके आपको निकालना है 11/5 ओम का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि भाई कितना आपका डिनोमिनेटर आपका है। पहले चेक कर लेते हैं 11/5 कितना आएगा। 11/5 की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 2.5 आएगी, यही ना 2.5। तो आप अगर तीनों को सीरीज में कंबाइन करते हो तो 2.5 नहीं आने वाला है, और अगर तीनों को आप पैरेलल में कंबाइन करते हो
तब भी 2.5 नहीं, क्योंकि 1 से कम ही आए। अगर आपने सीरीज में कंबाइन किया तो वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी। सीरीज में कॉम्बिनेशन में क्या है, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे बड़ी इफेक्टिव वैल्यू आती है सीरीज में। और अगर आपने पैरेलल कंबाइन किया तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 से कम आएगा, तो वो तो आने वाला नहीं है। मतलब इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, किसी दो को आप करना पड़ेगा, या सीरीज में या तो पैरेलल में, और फिर तीसरे वाले को करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो दो कौन से होंगे पैरेलल में उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ कितना है, 5 आया है। तो बताइए इनमें से दो कौन सा लें जिसमें कि डिनोमिनेटर 5 आ जाए पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद। 2 और 3 को लोगे तो नीचे क्या आएगा, 2 + 3 आएगा, 5 आ जाएगा। तो 2 और 3 के लिए 2 और 3 को कर देंगे हम पैरेलल में, और साथ में 1 कर देंगे सीरीज में। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटा, समझने की, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो हमने क्या किया, देखो हमने 2 और 3 को क्या कर दिया आपस में, यहाँ 5 देखकर 2 और 3 को कर दिया हमने किस में, पैरेलल में कर दिया, और साथ में 1 क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया। तो आप देखो जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट आपका बिल्कुल 11/5 ही आएगा, ठीक है ना। आप और कोई तरीका करके देखना, रिजल्ट नहीं आने वाला है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, ठीक है बेटा जी। तो वैसे भी सोच सकते हो कि 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 से कम आएगा, वो 2 से कम आएगा, और साथ में 1 को ऐड करोगे तो आपको 2.5 आने की पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ से भी आप सोच सकते हो। जैसे मान लो आपको थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपको लाना है 6 ओम। 6 ओम क्या है, देखो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तीनों को कंबाइन करना है। नेट आपको चाहिए तीनों से बड़ा। जो 3 आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं, इनको कंबाइन करने के बाद जो नेट इफेक्टिव आपको तीनों से बड़ा चाहिए, इसका मतलब 100% है कि तीनों सीरीज में होंगे, तभी इफेक्टिव उससे बड़ा आ सकता है तीनों से। ये तो ऑब्वियस है, 1 + 2 + 3 y = RX, y आपका 6 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब लास्ट वाला देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6/11 ओम। अब चेक करो यहाँ पर 6/11 ओम जो है 1 से भी कम है। 1 से भी क्या कम है ना। इसका मतलब कि तीनों रेजिस्टेंसेस को हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो इफेक्टिव आएगा वो 1 से कम आना है, आना है। तो इन तीनों को हम क्या है कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो सीधे आपने क्या किया, तीनों को किया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो आपका नेट जो रिजल्ट आपका आ गया, कितना आ गया, 6/11 करके आप लोग देख लेना, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो आप क्या किया करो, इस कॉम्बिनेशन जिसको करना है, जिसको कनेक्ट करना आपस में, उसको देखा करो, और जो रिजल्ट लेके आना है उसको देखा करो। दोनों को आपस में अगर कंपेयर करोगे तो आपको वहीं से कॉम्बिनेशन के बारे में चल जाएगा पता कि किसको किस तरीके से कंबाइंड करना है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे बेटा जी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ उसको, इसके बाद आपका इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और होंगे, उसे करके हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है सी वाले पार्ट में, कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये आपका एक नेटवर्क दिया गया है, इसका 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये आपको इस तरीके से आपको डायग्राम दिख रहा है। यहाँ भी एक डायग्राम बी पार्ट में भी दिख रहा है, और इसका निकालना है इक्विवेलेंट, इसका भी निकालना है इक्विवेलेंट। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ रहे हो कि आपको पता है कि ये 1 ओम और 1 ओम आपस में किस में है, सीरीज में, और 2 ओम किस में है, ये भी है सीरीज में। फिर आपस में किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। फिर ये भी किस में होंगे, सीरीज में, ये भी किस में होगा, सीरीज में, फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ऐसे कितनी ब्रांच आपके पास, कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो एक का निकाल के लिए लेते हैं हम लोग, कितना आएगा एक का, ये दोनों होंगे सीरीज में, 1, 1, 2, 2, 2, 4। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा आपका 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा जब ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये एक आप पहले का एक का है, इसको आप कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका रिजल्ट आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, 4/3 आ जाएगा, करके आप देख सकते हो, ठीक है बेटा जी। 4 2 जा 8/4 + 2 4/3 आ जाएगा। तो कि अब 4/3, ये आपका 4/3, ये आपका 4/3, ये आपका 4/3, ये भी आपका 4/3, ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में सीधे कंबाइन होंगे, तो क्या करोगे, जो इसका नेट इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट इसका आएगा, जो डायरेक्ट हो जाएगा 4 × 4/3, ये हो जाएगा 16/3 ओम डायरेक्ट ना, क्योंकि 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को सीरीज में हम जो ऐड कर देंगे सबका रिजल्ट सेम आने वाला है। तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब आपको दिया गया, मान लो यहाँ पर आपको दिया है x, यहाँ दिया है y, इसका नेट निकालना है। तो आप देखो कितने 1 2 3 4 5, ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं किसमें, सीरीज में है बेटा जी। तो इसका बी पार्ट में जिसका कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, 5 × R आएगा। आई थिंक इस बात को समझ गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था करने के लिए। आपको कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 3.21 NCERT का,
कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, ठीक है ना, बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन द फिगर, ईच रजिस्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कंपेडियम में भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी ने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू डाल करके दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे कई चीज़ें आपको निकल के सामने आएंगी। अब पूछ रहा है कि क्या कि डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई, कि अगर मान लो यहाँ पर आपको क्या है, देखो नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये गया हुआ है इनफाइनाइट तक, ये कहाँ तक गया बेटा जी, ये गया हुआ है इनफाइनाइट तक नेटवर्क ऐसे, और यहाँ पर बैटरी जो लगी हुई है, बैटरी यहाँ पर बैटरी कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है और 0.5 ओम का उसका इंटर रेजिस्टेंस है, इसके ई या मान लो इसको एक्स है या आपका वाई है, इसके अक्रॉस जो बैटरी लगी हुई है कितना है, 12 वोल्ट एंड 0.5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा जी। अब क्या है कि तो आपको निकालना है कि इस बैटरी से, जो बैटरी यहाँ लगी होगी ऐसी, ऐसे बैटरी यहाँ लगी होगी ऐसे, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का ऐसे होगा, ये होगा कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, ये कितना होगा आपका 0.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा जी। अब बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, तभी तो आपको ये तभी चल पाएगा पता, जब आपको ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क दिया हुआ है इनफाइनाइट जो कॉम्बिनेशन, इसका नेट इक्विवेलेंट निकल जाए रेजिस्टेंस, तो सिंपल क्या है, आप करंट ड्रॉन निकाल सकते हो। अब इनफाइनाइट नेटवर्क अगर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है नेटवर्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, उनका नेट कैसे निकालेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले मैं इसको रफ़ करता हूँ और इसको रफ़ करने के बाद सीधे हम पॉइंट पे आते हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। अब बताइए आप लोग, हमको इसका पूरा का पूरा निकालना है कि इसका व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंट, पूरा का पूरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया, अप टू इन्फिनिटी तक। मान लिया इसका पूरा का पूरा जो नेट इक्विवेलेंट है उसको हमने मान लिया कि वो आर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया, इसको बोलेंगे आर। एज्यूम कर लिया इस पूरे के पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट क्या है, आर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब बताओ अगर हम यहाँ से हम ब्रांच को तोड़ दें, यहाँ से इसको निकाल के बाहर निकाल दें, तो बाहर निकाल देंगे तो आप देखोगे फिर वही नेटवर्क आपको मिलेगा और अप टू मिलेगा इन्फिनिटी। तो एक, क्योंकि हर नेटवर्क बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन टू अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर एक ब्रांच आप निकाल के बाहर कर दोगी तो आप देखोगे फिर वो जो बचे हुए नेटवर्क्स हैं वो पूरा का पूरा कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी जाएंगे। मतलब एक ब्रांच अगर निकाल दोगे तो आर इक्विवेलेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपने मान लो यहाँ पर देखो मैंने सोल्यूशन में क्या हुआ है, देखो सोल्यूशन मैंने क्या किया हुआ है, ध्यान देना बेटा आप लोग, तो आपको समझ में बात आएगी मैंने क्या किया हुआ है। मैंने क्या किया है, पहली बात इसको हमने बाहर निकाल दिया, एक ब्रांच को हमने बाहर निकाल दिया, कोई डरने की बात तो नहीं। देखो एक ब्रांच हमने बाहर निकाल दिया और रिमेनिंग ब्रांच आपकी ऐसे ही है जो पहले वाली थी, ऐसे 1 ओम और ये अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। तो अब बताओ इसका कितना होगा, आर इक्विवेलेंट जो रिमेनिंग ब्रांच है उसका आर ही होगा, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट ही ब्रांच बनी हुई है, सेम है ना। ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट सेम ही है। अगर एक ब्रांच आप बाहर निकाल देते हो, एक नेटवर्क आप बाहर निकालते हो, नेटवर्क रिपीटेड है इसलिए उसके आर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे सर कि जो इसका बनेगा यहाँ से लेके ये जो बनेगा इसका ऐसे, ये इसका जो बनेगा वो आर ही बनेगा, इक्विवेलेंट है कि नहीं बेटा जी। इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो आर ही बनेगा, क्योंकि अप टू इन्फिनिटी तक वही सर्किट यहाँ दिखाई पड़ रही है, एक आपने बाहर निकाला हुआ है सिर्फ। तो आपने क्या किया यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, मैंने इसको क्या किया, देखो मैंने इस नेटवर्क को ऐसे, देखो ध्यान देना। अब ये जो आप दिख रहा है आपको, मैं इसको यहाँ पर रफ करूँगा और फिर आपको बना के दिखाऊँगा बेटा जी। अब देखो बेटा जी मैंने दिखाया यहाँ पर देखो, तो ये आपका जो है देखो सर्किट आपकी ये क्यों कहते हैं, इसका जो आर इक्विवेलेंट सिंपल वो आर ही रहा। अब इसके साथ इसको हमने जोड़ दिया, इस पूरे के पूरे नेटवर्क का जो आर कितना होगा, वो आर के बराबर ही होगा, क्योंकि वो सर्किट तो ही है ना, पूरा का पूरा आर माना आपने है, उसमें से हाफ पार्ट आपने निकाल दिया और जो रिमेनिंग पार्ट को का भी आर ही होगा, ऐड करोगे तो आपका आर ही आएगा। अब ये जो आपकी सर्किट दिख रही है, इस सर्किट में भी क्या है, ये आपका आर है। अब इसका नेट इक्विवेलेंट पूरा का पूरा आर ही होगा, यहाँ से पूरा का पूरा ये नेट इक्विवेलेंट इसका आर ही होगा। देखते हैं बेटा जी,
कैसे निकालेंगे इसका नेट इक्विवेलेंट? ये आपका x और y है, ठीक है ना। अब बताओ r और 1 किस में है? r और 1 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आपको लग रहा होगा सर कि पूरे का पूरा r इक्विवेलेंट आप ले रहे हो और एक ब्रांच का भी आप r ले रहे हो। बेटा ऐसा है ही, क्योंकि इनफाइनाइट ब्रांच है। कैसी ब्रांच है? इनफाइनाइट ब्रांच है ना। तो आपने इसका, तो आपने कहा इसको अगर निकाल दोगे जो बचेगा उसका भी r होगा। अब इसको जोड़ दोगे तब भी नेट आपका r ही आए, क्योंकि आप देखो ना, आपने पूरे का पूरा का, ये पूरा का पूरा आपने r ही मान लिया है। अब इसमें से आप एक निकाल दिया तो रिमेनिंग का भी r ही होगा। और फिर जो एक आपने निकाला होगा उसको जोड़ दोगे तो फिर नेट आपका r ही आएगा। तो डरने की बात, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है ना। तो आपने कहा कि r और 1 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इसको हमने दिखाया। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कितना होगा बेटा जी? ये हो जाएगा सीधे r/1 + r हो जाएगा, है ना। और ये पूरा का पूरा सीरीज के साथ 1, ये ऐसे आएगा और जाएगा ऐसे, मतलब 1 1 आपस में सीरीज में है, ये भी आपस में सीरीज में है। इसको हम ऐड कर देंगे, देखो 1 + 1 2 हो जाएगा ना। इसको कंबाइन करोगे तो ये बन जाएगा इतना, और ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। तो एक इसके इक्विवेलेंट होगा आपका r, क्योंकि इसका नेट कितना है बेटा जी? इसका नेट तो r ही आने वाला है ना। इसका जो नेट है तो r ही आने वाला है, तो इसको आपने r मान लिया। पूरा का पूरा नेट कितना निकल के आया? r निकल के आया, ठीक है बेटा जी। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको हम। r के लिए हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया तो आपका इतना आ गया। फिर इसको हमने रीअरेंज किया तो आपको देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, ठीक है ना। यहाँ से r² - 2r - 2 आ गया, ठीक है बेटा जी। अब इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया r के लिए, लगा दिया आपका डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगा दिया हमने। तो r = क्या होगा? b ± b² - 4ac/2। ये आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा 10th में, और मैंने भी, आपको 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? देखो बेटा यहाँ पर 1 ± √3 आ जाएगा। तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव होता नहीं रेजिस्टेंस, तो प्लस में ही लेंगे। तो इतना r की वैल्यू आ गई। अब आपको r की वैल्यू अगर मिल गई, अगर पूरा का पूरा अगर आपको r मिल गया, तो आप यहाँ बैटरी लगा सकते हो। बैटरी आपने लगा दी, देखो यहाँ पर आपने क्या है, बैटरी लगा रखा है। देखो हमने क्या रखा है, देखो यहाँ हमने क्या है, बैटरी लगा रखा है। कितने वोल्ट का? 12 वोल्ट का। और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना? 0.5 ओम है बेटा, वो लगा रखा है। और सीधे जो आपका नेट रेजिस्टेंस निकल के आया है ना, पूरे नेटवर्क का, इनफाइनाइट नेटवर्क का जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आया है 2.73 निकल के आया बेटा जी। बस अब 2.73 और 0.5 आपस में सीरीज में हैं, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या होगा? I = EV/R होगा। वोल्टेज कितना है? 12 है। R कितना है? कॉम्बिनेशन ऑफ 0.5 एंड 2.73 कर दिया, और I = आ गया 3.72 एम्पियर, ठीक है बेटा जी। ये आपकी नेट करंट निकल के आ गई। तो इस सर्किट में समझना क्या था, ये इंपॉर्टेंट था कि इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हमने R मान लिया, ठीक है ना। क्योंकि नेटवर्क बार बार रिपीटेड है। अगर बार बार रिपीटेड नहीं होता है ना, तो ये मैकेनिज्म लगा नहीं सकते थे हम। जो हमने यहाँ से क्या, इसको कट करके बाहर निकाल लिया, और रिमेनिंग जो बचा उसका R ही रहा, R इक्विवेलेंट। ये तभी हो पाया जब क्या है, ये रिपीटेड है ना बार बार आपको, क्योंकि इसको निकालने से सर्किट पर नेट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक निकाल के आपने बाहर कर दिया और सर्किट कहाँ गई, अप टू इन्फिनिटी तक गई हुई है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर ये नेटवर्क आपका अप टू इन्फिनिटी नहीं होता तो आप ये मैकेनिज्म लगा नहीं पाते, या नेटवर्क बार बार रिपीटेड नहीं होता। तो एक आपने निकाल लिया, इसको बाहर रख दिया आपने, फिर कहा इसका जो पूरे का पूरा R इक्विवेलेंट था वो इसका भी आपका R इक्विवेलेंट ही होगा जो रिमेनिंग है। तो इसका पूरा का पूरा R इक्विवेलेंट आपने ले लिया, बाद में इसके साथ आपने जोड़ दिया पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद फिर जो पूरी सर्किट बनेगी, बड़ी सी सर्किट, ये पूरा का पूरा सर्किट, इसका जो R इक्विवेलेंट वो R ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आप मान चुके हो कि पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या है, R है। तो उसको लेकर के आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला, बनाया। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने R की वैल्यू फाइंड आउट की। R की वैल्यू निकल गई तो आपने बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सीरीज में आ गया। इसके बाद दोनों को सीरीज में आपने ऐड करके नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आपने कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक आप इस बात को समझे होंगे। मैक्सिमम जो थियरी के कॉन्सेप्ट हैं और मैक्सिमम जो डेप्थ है वो एनसीईआरटी ने न्यूमेरिकल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर न्यूमेरिकल पे आपको कमांड होगी तो देखो आप कितनी वैरायटी आपको मिली है न्यूमेरिकल करते वक्त, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करते वक्त कितनी वैरायटी मिली है आपको। तो जो अगर एनसीईआरटी के डेप्थ को अंडरस्टैंड करना है या आपको अच्छे क्वेश्चन पे कमांड बनानी है तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। 2-3 बार लेक्चर रिपीट करना, वीडियो को बार बार आप लोग देखना,
आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप जो है कि अच्छे प्रॉब्लम को डील भी कर पाओगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए बेटा जी। कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना, ठीक है बेटा। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।